नमस्कार, हेलो टॉपर्स, क्या हालचाल। टॉपर हिस्ट्री आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। तो भैया आज हम बात हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके पहले लेक्चर में हमने बात की थी राजा राम मोहन राय के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय, क्योंकि सारे समाज सुधारक है, कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा मिलेगी। तो पर्टिकुलर देखो एक समाज है, वो उनमें से ऐसा तो है नहीं भाई सारे लोग समाज सुधार बन के आ रहे हैं। कोई एक लोग आ रहा है, कोई एक इंसान है, वो देख रहा है कि भाई समाज में स्थिति ऐसी ऐसी हो रही है। हमारे चाहे से भारतीय समाज देख लो, उसमें अनेक पाखंड आ चुके हैं। जैसे जैसा पुरोहित बोल रहे हैं वैसा वैसा हम कर रहे हैं। तो भाई उनको लगा कि ये चीजें गलत है। और जो पाश्चात्य शिक्षा है, जो पाश्चात्य ज्ञान है, उसमें भी कुछ अच्छी बातें हैं, तो उनको भी अपनाकर अपने लोगों को क्या करना, थोड़ा शिक्षित करना। तो भाई ये लोग ये काम कर रहे थे। उस समय जो हमारी महिलाओं की स्थिति वो भी क्या बहुत दयनीय हो चुकी थी, कि बहुत डाउन हो चुकी। वेदों में जहां महिलाओं को ऊपर माना जाता था, वहां आज महिलाओं की स्थिति बहुत गिरी हुई थी। तो इन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनको शिक्षित किया। शिक्षित करना भी महिलाओं को बहुत जरूरी था। तभी तो भैया हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। अब अपन बात करेंगे भैया स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ये भी समाज सुधारक थे। बोला हाँ भैया ये भी समाज सुधार, नाम तो सुना है हमने भी। तो जैसे बात क्या होती है थोड़ी समझते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को चालू करने से पहले क्या क्या स्थिति थी 19वीं शताब्दी में। जो भारतीय था क्या, 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी में जो भारतीय हिंदू धर्म था, कौन सा? भारतीय हिंदू धर्म। भारतीय हिंदू धर्म, इसमें ना आप जानते हो भी अनेक प्रकार की कुरीतियां थी। चाहे इसे अपन देख ले, पाखंड, आडंबर, पाखंड हो गया, आडंबर हो गया, और साथ ही साथ आप बोलोगे भैया तो पाखंड हो गया, आडंबर हो गया, अंधविश्वास हो गया। तो भैया ये थी अपने हिंदू धर्म में। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म में देखा गया कि भैया उससे पाखंड बहुत ज्यादा था, आडंबर बहुत ज्यादा था, और अंधविश्वास बहुत ज्यादा था, कि इसमें अलग अलग प्रथाएं, कुरीतियां सारी थी। तो मैं ऐसे कुल मिला के बोल सकता हूं क्या, कि भैया कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गई थी। सही बात है ना? क्या बोलूंगा मैं, कि भैया कई प्रकार की विसंगतियां, कई प्रकार की क्या उत्पन्न हो गई भैया, विसंगतियां उत्पन्न हो गई। कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गई। तो इसको विसंगति को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती अपना एफर्ट डालेंगे, अनेक क्षेत्रों में काम करेंगे, और इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई आर्य समाज की। क्योंकि भैया कंफ्यूज मत मान जाना, आप कंफ्यूज होते हो भैया आर्य समाज और ब्रह्म समाज है। क्योंकि मैं भी ऐसे ही अभी एग्जाम देता हूं मैं भी साथ ही में। तो मैं भी पहले होता था, अब नहीं होता कंफ्यूज। अब तो पढ़ाने लग गए, हम कंफ्यूज होंगे नहीं, थोड़ा बहुत हो ही जाता था पहले। कि जैसे आर्य समाज आता था, यार आर्य समाज राजा राम मोहन राय, यार ब्रह्म समाज आर्य समाज राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। ऐसा इंटरचेंज होता कभी कभी कि भैया आर्य समाज को तो लग जाता था कहां पे, आर्य समाज को लगा राजा राम मोहन राय में। अब वो गलती आपको करने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको याद करवा देंगे क्लास के बाद आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो भैया उस समय की स्थिति ये थी। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, फिर बात करेंगे आर्य समाज की क्या क्या नजरिया था। आर्य समाज के नजरिए, आर्य समाज की जो स्थापना, मतलब कि दो भागों में बांटूंगा आर्य समाज को। मैं बांटूंगा भैया दो भागों में, जैसे किताब में बांटा हुआ है, लेकिन मैं यहां पे दो भागों में बांट के उसको शिक्षा के आधार पर बांटेंगे, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे भैया क्या क्या किस किस भाग में किस किस की बात की गई थी। तो बात करते हैं भैया, सारे रेडी, सारे टॉपर्स फटाफट आ जाओ। अब आ जाओ फटाफट। जो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, तो भैया इनका जो जन्म था, जन्म इनका हुआ था भैया 1824 में। कहां पे? गुजरात के, जो गुजरात है राजस्थान के जस्ट नीचे, जो गुजरात है राजस्थान के नीचे और महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर। तो गुजरात के मोरवी के पास में, गुजरात के मोरवी के पास में, मोरवी के पास टंकारा जगह है, वहां पे हुआ। टंकारा यहां पे हुआ। ये क्या थे? एक ब्राह्मण थे, यानी कि बोलते हैं इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता कौन थे? पिता थे इनके अंबाशंकर। तो इनके पिता पहले से ही क्या थे भैया, वेदों के विद्वान थे। भैया आप ये एक चीज नोटिस करते होंगे भैया, जिसके घर में कोई बड़ा विख्यात ऐसे ही है, जैसे मान लो इनकी बात करें, इनके पापा क्या है, खुद ही वो क्या है, वेदों के विद्वान है। भैया थोड़ा सा इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ेगा। सही बात है ना? थोड़ा सा इंपैक्ट अपने पड़ता है। जैसे मान लो अपने पापा कुछ बड़े ऑफिसर है, तो हमारे पे थोड़ा सा उनका जो पद का क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। मतलब भैया थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही पड़ता है इंपैक्ट। जन्म की बात कर ली ये। अब इनके भैया इनका बचपन का नाम चिंटू मिंटू सिंटू है। बचपन का नाम क्या होगा?
इनका बचपन का नाम था भैया क्या, मूल शंकर। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। फिर बात करते हैं गुरु के बारे में। इनके गुरु कौन थे भाई, इनके दो गुरु हुए थे, एक तो था पूर्णानंद और एक था विरजानंद। एक तो थे पूर्णानंद, बताते इनकी स्टोरी भी। पूर्णानंद, एक थे भैया विरजानंद। विरजानंद, पूर्णानंद उनके पहले गुरु थे और जो विरजानंद आएंगे वो इनके आखिरी गुरु थे। मतलब ऐसे बोल सकते हैं पूर्णानंद के पहले गुरु, और इनको लगा कि भैया अब हमको क्या ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो गुरु चेंज करेंगे, विरजानंद के पास जाएंगे और वहां से इनको क्या मिलती है भैया, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गुरु के बारे में बात कर ली, जन्म देख लिया, बच्चों का नाम देख लिया, गुरु के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं इनके उपनाम के बारे में। उपनाम कि क्या क्या उपनाम थे, तो इनको पहला उपनाम में देखे तो इनका पहला उपनाम था भारत का मार्टिन लूथर। इनको बोला जाता था किसका, भारत का, क्या बोला, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, लो भैया क्लियर। भारत का मार्टिन लूथर किसको, स्वामी दयानंद सरस्वती को। बी लगा के लिखो कि भैया ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का उपयोग किया। स्वराज, स्वराज शब्द का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे भैया, दयानंद सरस्वती। ऐसा नहीं है कि आप स्वराज चल जाओ स्वामी ये रविंद्रनाथ टैगोर में, वो उनका नारा था। उनका नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा, वो उनका नारा था। यहां पे स्वराज वर्ड का यूज किसने किया, किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार यूज किया किसका, स्वराज शब्द का। ऑप्शन अब सी पे लगा लो। इन्होंने ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। क्या किया, राष्ट्रभाषा के रूप में, किसको, हिंदी भाषा को। पहले व्यक्ति, फैक्ट है भैया इंपॉर्टेंट, यही परीक्षा में पूछते हैं। पहले व्यक्ति जिन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा को क्या किया, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, मतलब बहुत बढ़िया भैया। अब इनका एक नारा था, आप भी समझते हो भैया, स्वामी दयानंद से हम बचपन से ये याद कर गए। अभी इनका नारा वेदों की ओर चलो तो, कि भाई ये राजा राम मोहन राय इनसे थोड़ा अलग थे। राजा राम मोहन राय की बात करें तो भैया वो पाश्चात्य शिक्षा, साथ में जो छोटा मोटा जो भारतीय ज्ञान है उनको लेके चल रहे, ये लेके गए वेदों की ओर कि भैया आप वेदों को पढ़ो। इन्होंने, हम पढ़ेंगे जो आर्य समाज था वो उसका जो मेन टारगेट था, उसके हिसाब से बोला जाता है भैया जो हिंदू धर्म था उसका जो वास्तविकता था वो था वेद। यानी कि हमें क्या पढ़ना भैया, वेद पढ़ना है। ये कुल मिला के बात ये थी। क्यों, इनका नारा क्या था, इनका नारा था भैया वेदों की ओर लौटो। थोड़ा इसको नीचे लिखता हूं ना, एक सेकेंड। इनका नारा देखते हैं, नारा क्या होगा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। लो भाई साहब क्लियर। तो भैया ये था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। अभी और बात करते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी सी और अपन बात करते हैं। ये इसको मैं इधर लिखवा दूंगा एक बार स्क्रीनशॉट लेने से पहले। चलो यहां लिख देते, जगह तो अपने पास बोर्ड बड़ा है तो जगह तो बहुत अपने पास में। नारा देख लिया, नारा के बाद में क्या देखेंगे कि इनका एक आंदोलन था, शुद्धि आंदोलन। अब भैया आप ऐसे कर रहे हो, मतलब भैया शुद्धि आंदोलन थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है, आपका पास वाला बोल रहा है भैया थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है, आप बोल रहे भैया मेरे को पूरा याद है। भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको याद है शुद्धि आंदोलन क्या था। देखते हैं बस शुद्धि आंदोलन के बारे में। शुद्धि आंदोलन भी, इसका अन्य नाम क्या था, अन्य नाम भी था इसका, अन्य नाम क्या था, इसका अन्य नाम था घर वापसी आंदोलन। हाँ भैया याद हो गया, घर वापसी आंदोलन। अब याद आ गया, अब आपके पड़ोसी बोल रहा भैया अब याद आ गया। आप बोलोगे भैया मेरे को तो याद है, हमको याद करने की जरूरत नहीं, हमको तो पहले से याद है। शुद्धि आंदोलन में क्या हुआ कि भैया जो हिंदू धर्म था, या हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग जिन्होंने, हिंदू धर्म के लोग जिन्होंने इस्लाम या पारसी धर्म को अपना लिया था, हिंदू धर्म के वे लोग जिन्होंने इस्लाम या पारसी, ये सॉरी ईसाई, सॉरी इस्लाम या ईसाई, इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनाया, ईसाई या इस्लाम धर्म को अपनाया।
इनका क्या करना भैया, हिंदू धर्म में पुनः इनको खींच लाओ भैया। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर जो हिंदू धर्म के लोग थे, या तो कोई, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने क्या किया कि मेरा फोर्स किया गया अंग्रेजों द्वारा कि भैया आप इस्लाम धर्म अपना लो, ये ईसाई धर्म अपना लो, तो मैंने भाई ईसाई धर्म अपना लिया, फिर मेरे को छूट मिल गई थी। फिर ये क्या करते कि मेरे को बुलाएंगे, शुद्ध आंदोलन, भाई तू आजा, लक्ष्य भैया आप आओ इधर, आप क्या हो, आप अभी ईसाई धर्म के हो ना, पहले आप कहते हैं हिंदू धर्म के, तो आप सब कहते हैं आप शुद्ध आंदोलन में जुड़ो, हम क्या करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे शुद्ध रूप से और आपको वापस हिंदू धर्म में लेके आएंगे। यानी कि मेन का क्या था कि भैया जो हिंदू धर्म के जो लोग जो इस्लाम या ईसाई धर्म को क्या कर लिए थे, अपना चुके थे, उनको क्या करना, पुनः हिंदू धर्म में वापस लेके आना। उनको क्या करना, पुनः हिंदू धर्म में वापस लेके आना, हिंदू धर्म में लाना। यही इस आंदोलन का मेन प्रोग्राम, मेन टारगेट, मेन चीज यही थी। कुल मिला के बात है, मेन भैया मेन करते रहो आप, हम समझ गए। अब आप मेन करते रहो, हम समझ गए। अब इन्होंने क्या है कि गोवंश को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया, लेकिन उसी के रूप में या उसी के पद में हम देखें ना, इनके आगे क्या काम किया वो देखते आ जाओ। गोवंश को बचाने के लिए, गोवंश को बचाने के लिए क्या करते हैं अभी, गोवंश को बचाने के लिए क्या करेंगे, आंदोलन चलाते थे। तो यानी बोल सकते भी ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, गोवंश के रूप में भी, मतलब कि समाज सुधारक, मतलब कितना डीप चला गए, गोवंश के रूप, गोवंश को बचा रहे हैं, समझ जाओ कहां तक लेके जा रहे हैं, लेवल देखो उनका कहां पे है। तो भैया इसी के क्रम में एक आंदोलन निकल के आता है, पाखंड पताका वाहिनी, पाखंड पताका वाहिनी। यानी कि 1863 में क्या करते हैं भैया, पाखंड पताका वाहिनी। 1863 में क्या करते हैं भैया, पाखंड पताका वाहिनी की स्थापना करते हैं गोवंश को बचाने के लिए। इसी का क्रम का ये है, ठीक है ना। यह बताएंगे हाँ भाई गोवंश को बचाने के लिए आंदोलन करते थे, उसी के क्रम में इन्होंने 1863 में क्या किया, पाखंड पताका वाहिनी की स्थापना की। तो भैया ये था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। अब बात करेंगे अपन आर्य समाज, इंपॉर्टेंट है, तो अपन बात करेंगे इसकी आर्य समाज की। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 और 5। चलिए 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 चलिए, ओ बताओ आप सबके क्या हालचाल। लो भैया हालचाल बढ़िया। भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो यार, अपने चैनल को थोड़ा सा और सपोर्ट करो, अपने 500 क्रॉस होने वाले हैं, फटाफट कर दो यार, कराओ, हमें भी खुशी दो थोड़ी सी, फिर 100,000 की खुशी दो, फिर अपना चैनल और बढ़े आगे, फिर हम हमारा बोर्ड चेंज करें, फिर हम बोर्ड मूव करें डिजिटल बोर्ड पे। थोड़ा सपोर्ट करते रहो अपना। कमेंट भी करना बंद कर दिए यार, 1-2 जने को कमेंट आता है। नाराज हो क्या, बताओ, हमसे नाराज हो क्या आप बताओ। मतलब भैया यार ना, आपसे क्या नाराज होंगे बताओ, आप हमारे दिल का टुकड़ा। आदत जैसे दिल यहाँ होता है, तो आदत इतना बड़ा दिल होता है ना, तो भैया हमको इतना सा जगह दो, तो आप आपके दिल में से इतनी सी जगह, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। चलो आ जाओ, बहुत ज्यादा हो गया। अब बात करते हैं भैया आर्य समाज की। आर्य समाज, भैया आर्य समाज की जो स्थापना होती है वो होती है 1875 में बॉम्बे में। 1875 में कहा होती है भैया, बॉम्बे। आर्य समाज की स्थापना कहां पे होती है भैया, 1875 में बॉम्बे में किसकी आर्य समाज की स्थापना होती है। जो आर्य समाज था ना, इसके 4 केंद्र थे भैया। 4 केंद्र का मतलब कि भैया जैसे समय चेंज हुआ, अलग अलग समय पर अलग अलग केंद्र बदलते गए। जैसे कभी इस साल ये था, इस साल ये हो गया, इस साल ये, इस साल ये, वैसे केंद्र थे। यानी कि 4 केंद्र आर्य समाज के 4 केंद्र थे। पहला कौन सा होगा, पहला बॉम्बे होगा, पहला होगा बॉम्बे, दूसरा होगा कौन सा, लाहौर, तीसरा क्या होगा, बॉम्बे हो गया, लाहौर हो गया, तीसरा होगा भैया दिल्ली, और चौथा कौन सा होगा, दिल्ली के बाद में अजमेर। तो भैया ये इसके क्या थे भैया, 4 केंद्र थे आर्य समाज के। अब बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज था ना, ये वर्ण व्यवस्था को किस आधार पर देखा जाता है, आर्य समाज के द्वारा। ये सर नजरिया क्या था वर्ण व्यवस्था को देखने का, क्योंकि हम बात करते हैं पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर थी।
वो जन्म के भैया कहां का ये जन्म ले रहा है, कौन सी जात में जन्म ले रहा है, तो उसके आधार पर उसकी वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया जाता था। लेकिन भैया आर्य समाज ने इसको बारे में क्या कहा? आर्य समाज बोलता है कि भैया जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर, जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर थी। आया समझ में? आर्य समाज के हिसाब से जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर न होकर के भी कर्म के आधार पर, आप कैसा क्या कर्म कर रहे हो उसके आधार पर आपका वर्ण का निर्धारण किया जाएगा। तो ये थी भैया आर्य समाज के हिसाब से वर्ण व्यवस्था, ये हमने देख ली है। अब हम देखेंगे भैया आर्य समाज क्या बोलता था कि भैया जो हिंदू धर्म का वास्तविक आधार है वो क्या है? वेद है। हिंदू धर्म का वास्तविक आधार, हिंदू धर्म का वास्तविक आधार, हिंदू धर्म का वास्तविक आधार क्या था भैया? वेद। वेद क्या होंगे? हिंदू धर्म का वास्तविक आधार होने वाला है। आया समझ में? तो भैया अब बात करते हैं आर्य समाज के बारे में कुछ और। यहां लिखो आर्य समाज। मैं इसको आर्य समाज को बांटूंगा शिक्षा के आधार पर। आधार क्या रहेगा? शिक्षा के आधार पर। तो मेरा इसका आधार, क्योंकि हर चीज को बांटने का कुछ ना कुछ आधार होता है, तो मैं आधार दे रहा हूं उसे शिक्षा के रूप में। तो किताबों में आप पढ़ोगे ना तो ये पर्टिकुलरली वैसे लाइन के रूप में दे रखा है, मैं इसको आधार के रूप बांट के फिर बता रहा हूं कि जो आर्य समाज था इसके अंदर दो भागों में बांटा गया मेरे हिसाब से। मैं बता रहा हूं, पहला तो तब ये पाश्चात्य, दूसरा तब ये गुरुकुल। पाश्चात्य भैया समझ में नहीं आ रहा, एक बार रुको, कहानी लिख दो एक बार फिर आपको समझाता हूं। दूसरा हो गया भैया गुरुकुल। पहला तो हो गया भैया पाश्चात्य, दूसरा हो गया गुरुकुल। यानी कि इसको अपने बांट दिया, यानी कि आर्य समाज अब दो भागों में हो गया, एक तो हो गया पाश्चात्य, एक गुरुकुल। पाश्चात्य यानी कि जहां पे वेद के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान भी दिया जाएगा। क्या क्या बोला मैंने? बोला वेदों के साथ साथ वेद का ज्ञान तो दिया ही जाएगा, साथ में यहां पे पाश्चात्य ज्ञान भी दिया जाएगा। आया समझ में? बोला हाँ भैया आप क्लियर हो गया। यानी कि आप बोल रहे हो कि पाश्चात्य वाले पोर्शन में कि वेद तो है ही, वेद का ज्ञान तो दिया जाएगा, साथ में पाश्चात्य ज्ञान भी दिया जाएगा। तो इसी के क्रम में पहली बार 1886 में क्या किया गया? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स की स्थापना की गई। यहां लिखता हूं ना, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स की स्थापना की गई। और कहां की गई? लाहौर में की गई। अब आ जाओ इस गुरुकुल वाले पोर्शन पे। गुरुकुल में हम देखते हैं कि भैया गुरुकुल यानी कि भैया जहां पे सिर्फ वेदों का ज्ञान दिया जाएगा, पाश्चात्य ज्ञान नहीं दिया जाएगा, यानी कि केवल वैदिक ज्ञान, केवल वैदिक ज्ञान। बहुत बढ़िया भैया। यहां पे क्या दिया जाएगा भैया? केवल वैदिक ज्ञान। तो इसी के क्रम में पहली बार इसका जो बोलते हैं सेंटर कहां लगाया गया है? ये जो अपना कहां पे? हरिद्वार में इसका पहला सेंटर लगाया गया। तो पहली बार इसके सेंटर की स्थापना वही दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स कहां लगाएगी? हरिद्वार में। सवाल पूछता है कि भैया ये जगह कि पहली बार पाश्चात्य वाले का कहां लगाया था? लाहौर में। और ना इसका गुरुकुल वाले कहां लगाया था? हरिद्वार में। तो ये था भैया अपन ने देखा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। फटाफट स्क्रीनशॉट में पूरा अपन ने बात कर लिया स्वामी दयानंद सरस्वती। अब अपन बात करेंगे कुछ अन्य सुधारकों के बारे में। चलो 5 तक काउंट कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 और 5। चलो देखो इस लेक्चर में मैं एनी बेसेंट को तो शामिल नहीं करने वाला, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकन है और आप फिर वो देखते नहीं हो वीडियो, फिर वो 50-60 मिनट का वीडियो जाता है। तो वही बात है ना। तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट के साथ साथ हम सत्यशोधक समाज को भी उसी में स्टडी कर लेंगे, जिससे वो लेक्चर भी अच्छी तरह कवर हो जाएगा। और उसके बाद में हम कुछ अदर जो सुधार आंदोलन हुए छोटे मोटे, उनके बारे में बात कर लेंगे। और उसके बाद में 1-2 लेक्चर इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके लगभग 5 लेक्चर का पार्ट बनेगा ये पूरा। ये जो अपना सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके अंदर अपन भगत सिंह, स्वामी दयानंद, ये
भगत सिंह हो गया, महात्मा गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, इनके बारे में हम पूरी रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि भैया पर्टिकुलर फिर अलग अलग लेक्चर्स लेके आना फिर वो मतलब नहीं है ना, इसी में चलने दो अपने सारा ना, करते हैं आपके लिए। अब अपन किसकी बात करें? अब अपन बात करेंगे बाल शास्त्री जांबेकर के बारे में। बोलो भैया ये कौन थे? पर रुको जरा, सबर करो। बाल शास्त्री जांबेकर, तो भैया ये थे महाराष्ट्र के समाज सुधारक। महाराष्ट्र के क्या थे भैया? समाज सुधारक थे। अभी सारे समाज सुधारक ही पढ़ा, समाज सुधारक ही होंगे। तो हमने देखा भैया बाल शास्त्री जांबेडकर जो कि कहते हैं महाराष्ट्र के समाज सुधारक, ये थे भैया जो ब्राह्मण की जो कट्टरता आती है ना उसके आलोचक थे, ब्राह्मणवादी कट्टरता के आलोचक। हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ब्राह्मणवादी कट्टरता के क्या आलोचक। आ गया? क्लियर? अब इनकी एक पत्रिका होगी जिसका नाम था दर्पण। थोड़ा सा कई लोग, कई स्टूडेंट्स, कई टॉपर्स कंफ्यूज मार जाएंगे यहां पे, बोलो भैया दर्पण, उनके दिमाग में क्या आएगा वो आपको बताता हूं। इनकी पत्रिका कौन सी थी? इनकी पत्रिका थी भैया दर्पण। लेकिन मैं यहां पे आपको स्टार लगा के लिखवा देता हूं, आप कहां कंफ्यूज मारने वाले हो। स्टार में ग्रीन से लगवाता हूं, एक सेकेंड। आप कंफ्यूज क्या मारोगे कि भैया दर्पण से याद आया कि कुछ हमने पढ़ा था, क्या? नील दर्पण। ये नील दर्पण किसकी पत्रिका थी? आपको याद आना चाहिए भाई नील दर्पण के बारे में। अगर किसी बच्चे के हिट दिमाग में हिट कराओ, किसी के, मैं मानता हूं कि अप्रोक्स जितने भी टॉपर्स है उनके दिमाग में हिट तो कराओगा, दर्पण से याद आएगा भैया नील दर्पण। जो नील दर्पण थी वो थी भैया दीनबंधु मित्र की। हाँ या दीन बंधु मित्र की, हाँ लक्ष्य भैया अब याद आ गया हमें कि जो नील दर्पण था ना वो था दीनबंधु मित्र, और दर्पण किसका होगा? बाल शास्त्री जांबेकर का होने वाला है। तो ये हमने यहां पे इनके बारे में भी देख लिया। अब अपन देखेंगे भैया प्रमुख पारसी आंदोलन के बारे में। धार्मिक आंदोलन, वही सामाजिक सुधार आंदोलन, ये अब देख लिया तो इसके नीचे लिख लेता हूं ना। अब हम देखेंगे भैया किसके बारे में? पारसी सुधार आंदोलन। इसके अंदर हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? इसके अंदर हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण सभा थी, रहनुभाई मजदायन सभा। किसके बारे में? रहनुभाई मजदायन सभा। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे किसकी? रह, एक सेकेंड। हम क्या काय की स्टडी करेंगे? इसके अंदर स्टडी करेंगे रहनुभाई मजदायन सभा के बारे में। पहले बात करते हैं इसकी स्थापना। 1851 में इसकी स्थापना की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। महत्वपूर्ण तो ये थे दादा भाई नौरोजी, नौरोजी लिख लो, और साथ में इनके साथ एक और था जेबी वाचा। जेबी वाचा ये इंपॉर्टेंट है। रहनुभाई मजदायन सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? 1851 में स्थापना करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इंपॉर्टेंट थे, और जेबी वाचा। बात करते हैं दादा भाई नौरोजी को लपेटते, ये आई गए तो थोड़ा सा उसको लपेट ले। ये कौन थे भैया? ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष। कौन थे भैया? यह लपेट दूं क्या दादा भाई नौरोजी को? दादा लगा के घुमा दूं? ये लोग घुमा दिया आप बोले तो। ये कौन थे भैया? पहले कांग्रेस के पहले कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष, पारसी हेड। इनकी एक फेवरेट बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या थी भैया?
इनकी एक फेवरेट बुक और इनका एक सिद्धांत है जिसको हम जानते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत। किस प्रकार से भारत का जो धन है, भारत का जो पैसा है वो बाहर ब्रिटेन में जा रहा है, यानी कि धन निष्कासन सिद्धांत, धन निष्कासन सिद्धांत। लो भाई दादा भाई नौरोजी को लपेट दिया, 3 इंपॉर्टेंट बातें अपने लिखवा दी। अब वापस आ जाओ किसमें, रहनुमाई मजदैन सभा में। हमने देखा 1851 में इसकी स्थापना किसने की, दादा भाई नेहरू ने, और साथ ही में कौन थे, अन्य कौन था, जेबी वाचा। अब बात करते हैं इसकी पत्रिका के बारे में। इसकी एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी जिसका नाम था रस्त गोफ्तार। रस्त गोफ्तकार क्या होगी, गोफ्तकार नहीं भाई, रस्त गोफ्तार है, रस्त गोफ्तकार। अरे रस्त गोफ्तकार क्या होगी, इसकी पत्रिका होगी। ये कौन सी, ये किस भाषा की पत्रिका थी, ये थी भाई गुजराती भाषा की पत्रिका। पूछ लेता भैया, पूछ लेता है सवाल, क्या पूछेगा कि जो रस्त गुफ्तकार है ये किस भाषा की पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पारसी, ऑप्शन नंबर सी बंगाली, और ऐसे ही एक संस्कृत डाल के ऑप्शन दे देगा। अपन देखा राजा राममोहन राय के दौरान में जो अपन ने देखा, एक तो संवाद कौमुदी वो थी बंगाली में, उसके बाद मिरातुल थी वो थी फारसी में, और ये हमने देखी भैया रस्त गुफ्तकार कैसी थी भैया, गुजरात में थी। तो भैया ये था अपना सेकंड लेक्चर में अपने बात की बाल शास्त्री जाम्बेडकर, इससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती, और फिर अब पारसी स्वराज आंदोलन अपन ने कंप्लीट कर लिया। रहनुमाई मजदैन सभा के बारे में हमने स्टडी कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, पूरी उसकी चर्चा करूंगा डीपली, कहीं नहीं पढ़ेगी आपने। आईएएस आरएस बैच में भी बहुत डीप पढ़ाते हैं, तो मैं आपको उसी हिसाब पढ़ाने वाला हूं, वो इंपॉर्टेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके अपन बात करेंगे। पूरी जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट है उनके बारे में हम टोटली चर्चा करने वाले हैं। थियोसॉफिकल तो बात करेंगे, फिर एनी बेसेंट की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सत्य शोधक समाज के बारे में। ठीक है, तो भैया ये नेक्स्ट लेक्चर का कंटेंट होने वाला है, आपको पहले बता दूं, थोड़ा सा रेडी रहना। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में, सबके सब अपना अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।